हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लें। पहले हम पढ़ रहे थे मेंडल के नियम, है ना। मेंडल के कौन कौन से नियम पढ़े हम? प्रभाविता का नियम पढ़े मेंडल का, और युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, और तीसरा हम पढ़े थे स्वतंत्र अभिवन का नियम, है ना। तो सभी नियमों का आधार उन्होंने एक बेसिक बात या आधार बात ये बताई थी कि जीन कोई भी लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस कारण से जाते हैं? जीन के कारण ही जाते हैं या फैक्टर के कारण जाते हैं, है ना। कोई भी लक्षण जाने का कारण कोई न कोई फैक्टर ही है करके उन्होंने कहा, उसको जीन नाम दिया। ठीक है। अब उनके कार्य तो हैं 1864 लगभग में प्रकाशित हो गए थे, लेकिन उनके कार्य जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और उसका मुख्य कारण क्या था? कि उनका मुख्य कारण उस समय संचार की सुविधा नहीं थी। संचार की सुविधा नहीं होने के कारण उनके कार्य जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे और लोग अनभिज्ञ थे उनके कार्यों से। दूसरा बात ये था कि वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के आधार पर वो ये बता रहे थे, मेंडल ने ये कहा था कि जोड़े जीन जो हैं, जीन के लक्षण जो हैं, जो भी कोई भी लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, है ना, जोड़े के लक्षण बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं या इनहेरिट हो जाते हैं। तो ये बात वैज्ञानिकों को रास नहीं आ रही थी कि लक्षण एक साथ उपस्थित हैं परंतु एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अगली पीढ़ी में कैसे पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिक्सिंग होनी चाहिए। ये बात वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रही थी। और तीसरी बात ये थी कि मेंडल ने इन घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए या बताने के लिए उन्होंने गणितीय और स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकी का प्रयोग ज़्यादा किया, जो जीव वैज्ञानिकों को समझ में बात नहीं आ रही थी कि जीव विज्ञान के इसमें प्रयोगों को सत्यापन करने के लिए उन्होंने सांख्यिकी का डाटा प्रयोग क्यों किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने और एक बात और किस कारण से नहीं हो पाया कि फैक्टर्स जो है वो इनहेरिट होने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये कहा कि मेंडल का कार्य यह तो बता पाया कि फैक्टर्स ही इनहेरिटेंस के लिए या वंशागति के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मेंडल ने ये नहीं बताया कि यह कोशिका के किस स्थान पर स्थित होते हैं और उसका लोकेशन क्या है, फिजिकल एक्सिस्टेंस क्या है या भौतिक रूप से ये कहाँ पर स्थित होते हैं। ये बात मेंडल नहीं बता पाए, जिसके कारण इन माने वैज्ञानिकों को इनके नियमों के प्रति थोड़ा आलोचना कर रहे थे या आपत्ति हो रही थी। उसके बाद इनके नियमों को सन 1900 के लगभग 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने 1900 के लगभग उन्होंने कार्ल कोरेंस वॉन शेरमैक और डी वेरिस नामक 3 वैज्ञानिकों ने इनके रिसर्च पेपर्स का फिर से अध्ययन किया और नियमों को अच्छे से प्रतिपादित किया। उसके बाद इसी समय माइक्रोस्कोपिक डेवलप हो रहा था। पहले क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप आता था, बाद में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार होने के बाद उसमें कोशिका की माने बारीकी से अध्ययन किया जाने लगा, कोशिका की संरचनाओं का और साथ ही साथ गुणसूत्र की गतियों का, है ना, गुणसूत्र की गतियों का, कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर या सूक्ष्म संरचना का और उसके अंगकों का और गुणसूत्र की गतियों का। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि गुणसूत्र की गतियों के साथ साथ उन्होंने कोशिका विभाजन का अध्ययन किया और कोशिका विभाजन के अंतर्गत ये देखा कि गुणसूत्र ही गति करते हैं विभाजन के दौरान और वही 2 भागों में विभाजित होते हैं पहले, उसके बाद कोशिका 2 भागों में विभाजित होती है। ये बात उन्होंने मैंने रिसर्च के दौरान देखा गया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो उसके बाद तो कोशिका के साइटोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई, जेनेटिक्स के क्षेत्र में, और बारीकी से गुणसूत्र की गतियों का और जीन्स की संरचना का सबका अध्ययन होने लगा। तो इसी आधार पर मेंडल ने वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत या गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? मेंडल के नियमों को ही गुणसूत्र के आधार पर बताने का प्रयास किया। किसने? वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने। किसने प्रयास किया? वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने प्रयास किया। और उन्होंने क्या कहा? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। मतलब गुणसूत्र के आधार पर इनहेरिटेंस का या वंशागति के नियम को वो बताने का प्रयास किए। तो उनके आधार पर ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख कर रखे हैं, या आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक करके इन पॉइंट्स को मैं बताती हूँ। हाँ, देख लीजिए। गुणसूत्र, पहला क्या उन्होंने कहा कि गुणसूत्र पर जीन व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जीन जो मेंडल ने जो फैक्टर या जीन कहा था वो कहाँ पर स्थित होते हैं?
गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, लीनियर क्रम में या रेखीय क्रम में अरेंज्ड होते हैं, और गुणसूत्र ही जीन के वाहक होते हैं। उन्होंने क्या कहा, सटन एंड बॉवेरी ने, कि मेंडेलियन फैक्टर जो होता है वो वास्तव में कहाँ पर स्थित होता है, गुणसूत्र पर ही व्यवस्थित होता है, और गुणसूत्र ही उस फैक्टर के वाहक होते हैं या जीन के वाहक होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने, जीन और एंड क्रोमोसोम दोनों जोड़े में होते हैं द्विगुणित सेल में। दूसरा पॉइंट क्या था, द्विगुणित या डिप्लॉइड सेल में जीन एंड क्रोमोसोम दोनों ही पेयर में स्थित होते हैं। इस तरह से मेंडेलियन फैक्टर उन्होंने भी कहा था कि दो कैरेक्टर का दो जीन जो है, दो एलील हैं, क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। इन्होंने क्या कहा, गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़े में स्थित होते हैं, और जीन के दोनों एलील समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर होते हैं। मेंडल ने क्या कहा था कि दोनों एलील जो होते हैं वो युग्म विकल्पी होते हैं, और इन्होंने क्या कहा, सटन एंड बॉवेरी ने, कि ये जीन के जो एलील होते हैं वो एक ही समजात गुणसूत्र के इस तरह से जोड़े में स्थित होते हैं। तो जोड़े के गुणसूत्रों को आपस में क्या, जैसे ये पहला जोड़ा है तो दोनों जोड़े आपस में समजात हुए, दूसरा जोड़ा है दोनों गुणसूत्र आपस में समजात हुए, तो समजात गुणसूत्रों के समान स्थान पर ही स्थित होते हैं। जैसे ये लंबेपन के दो एलील स्थित हैं, तो ये दोनों कहाँ पर जीन उपस्थित होंगे, एक जोड़े का पहले क्रोमोसोम और दूसरा, तो दोनों आपस में समजात है। तो उन्होंने कहा कि जोड़े के जो एलील होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो सब जीन समजात गुणसूत्र के समजात या सेम लोकेशन पर स्थित होते हैं। तीसरा क्या कहा उन्होंने, जीन के दोनों एलील समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर होते हैं। उसके बाद युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के क्रम में, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहेंगे, जब विभाजन होता है कोशिका का तो गुणसूत्रों की संख्या उसमें आधी हो जाती है, तो उस विभाजन को क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन के क्रम में गुणसूत्र या जीन पृथक हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, किस तरह से, जैसे देखिए, जब इसमें विभाजन होगा कोशिका में तो ये जोड़े के गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग कोशिका में चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल में एक जोड़ा होता है, जोड़े में होते हैं। इस तरह से मान लीजिए 23 जोड़े मनुष्य में है, तो जब विभाजन होगा, युग्मक निर्माण होगा, तो प्रत्येक युग्मक में कितने जाएंगे, 23 जोड़े में से एक एक क्रोमोसोम 23 जाएंगे। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से कितने जाएंगे, 23 जाएंगे। मतलब इस विभाजन के युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन या क्रोमोसोम जो है वो पृथक हो जाते हैं और आधे हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के क्रम में जोड़े के गुणसूत्र या जीन पृथक हो जाते हैं। मेंडल के आधार पर जीन पृथक होते हैं और सटन एंड बॉवेरी के आधार पर क्या है, गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। और क्या होता है, युग्मकों में समजात गुणसूत्र या जीन में से केवल एक ही कारक या एक ही गुणसूत्र जाते हैं। तो जब पृथक हो जाते हैं उसके बाद प्रत्येक गैमेट में या प्रत्येक युग्मक में पेयर में से केवल एक क्रोमोसोम जाएगा। और मेंडल ने कहा था कि जोड़े में से केवल एक जीन ही जाएगा, युग्म विकल्पी में से केवल एक विकल्प जो है वो एक जीन का विकल्प एक गैमेट में और दूसरा जीन का विकल्प दूसरे गैमेट में जाएगा। तो जीन मेंडल ने भी वही बात कही थी और इन्होंने भी वही, बस ये गुणसूत्र के आधार पर समझा रहे थे बात को। फिर समजात युग्मकों में समजात गुणसूत्र जीन में से केवल एक ही कारक या एक ही गुणसूत्र किस में जाते हैं, युग्मकों में जाते हैं। छठवां पॉइंट ये कहा, निषेचन के फलस्वरूप पुनः गुणसूत्र या जीन युग्मित होकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। बाद में जब युग्मक निर्माण के बाद में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो मान लीजिए ये गैमेट्स या युग्मक जो होते हैं नर युग्मक के हैं, तो इसी तरह मादा युग्मक के भी बनेंगे। तो नर और मादा युग्मक के जो क्रोमोसोम होते हैं, दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे तो फिर से क्या हो जाएंगे, ये डिप्लॉइड हो जाएंगे, जोड़े फिर से मिल जाएंगे और इस तरह से डिप्लॉइड क्रोमोसोम में जीन के जोड़े बन जाएंगे और सेल जो है वो द्विगुणित होगा और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करेगा, द्विगुणित जाइगोट का या युग्मनज का, और इसी से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये है थियोडोर बोमेरी का वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। मेंडल ने भी वही बात कही थी, उन्होंने बस ये कहा था कि फैक्टर्स या जीन्स जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ है और किस पर वो माने किस आधार पर वो जाते हैं। तो आधार क्या लिया उन्होंने, सटन एंड बॉवेरी ने बताया कि गुणसूत्र पर होते हैं, वो मेंडल के जो फैक्टर होते हैं जीन गुणसूत्र पर होते हैं और वही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर इनहेरिट होते हैं गुणसूत्र,
है ना, गुणसूत्र पर स्थित जीन ही होते हैं। तो इसी आधार पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सटन एंड बॉबेरी ने जीन और गुणसूत्र में क्या समानता बताई थी। तो आप इस नियम के आधार पर बता सकते हैं कि जीन भी जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। जीन भी जब एलील्स जो होते हैं वो समजात गुणसूत्र के एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। जीन भी क्या होते हैं, समजात क्रोमोसोम के एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। जब युग्मक निर्माण होता है तो ये जोड़े में से ये एक एक पृथक होते हैं, दोनों जीन भी पृथक हो जाते हैं और क्रोमोसोम भी पृथक हो जाते हैं। और जब संयुग्मन होता है या क्रॉसिंग होती है या फर्टिलाइजेशन होता है तो जोड़े के जीन फिर से मिल जाते हैं और आपस में डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करते हैं। तो इस आधार पर एक प्रश्न ये बनता है कि गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है वंशागति का। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि सटन एंड किसने दिया था, सटन एंड बॉबेरी ने दिया था और उसके आधार पर जीन और गुणसूत्र में समानता बताइए। ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और गुणसूत्रीय सिद्धांत यदि पूछा जाए तो आपको इसको बताना होगा। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बॉबेरी ने दिया, लेकिन उसका प्रायोगिक सत्यापन, है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रायोगिक सत्यापन किस वैज्ञानिक ने दिया। प्रायोगिक सत्यापन प्रयोग के तौर पर उसके रिजल्टों को किसने दिया, रिजल्ट को किसने दिया, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, लिख लीजिए इसको, थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, प्रायोगिक सत्यापन किया था। किस पर, किस जीव पर किया था, कौन से एनिमल पर, मक्खी पर किया था, एक फ्लाई पर, ड्रोसोफिला मेलानोग्लास्टर, नाम लिख लीजिए, ड्रोसोफिला मेलानोग्लास्टर पर किया था। और इसी आधार पर इनको कहा जाता है फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाई मैन ऑफ, क्या कहा जाता है इनको, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है कि इन्होंने ही ड्रोसोफिला मेलानोग्लास्टर पर माने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस माने वंशागति की गुणसूत्रीय सिद्धांत को इसी मक्खी पर प्रयोग करके सिद्ध किया था। तो उन्होंने इसी मक्खी को क्यों चुना, जैसे हम मेंडल के में पढ़े थे कि मटर को ही उन्होंने क्यों चुना, मटर के पौधों को ही, तो उसी तरह से इसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी के प्रूफ के लिए टी.एच. मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने इसी मक्खी का या इसी फ्लाई का प्रयोग क्यों किया। तो क्यों किया, ये कुछ पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं। देखिए, प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम पर उनको रखा जा सकता था। ये आसानी से एक तो डेवलप किए जा सकते थे, कल्चर किए जा सकते थे और प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर आसानी से रखा जा सकता था। दूसरा बात ये था कि जीवन चक्र इनका छोटा था, मतलब लाइफ साइकिल इनका ओनली 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाता था, बहुत ही छोटा था, 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता था और नई जनरेशन जो है वो उसका डेवलप किया जा सकता था। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि एकल मैथुन के द्वारा मतलब सिंगल पेरेंट के द्वारा कई मक्खियों का उत्पादन किया जा सकता था। क्यों, इनमें पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया पाई जाती है, बिना निषेचन के ही पार्थिनोजेनेसिस या निषेक जनन कहते हैं इसे, पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया होती है जिसमें निषेचन नहीं होता है और युग्मक जो होता है, इस तरह से एक युग्मक होता है, यही क्या निर्माण कर लेता है, अगली मक्खी का या अगली जंतु का जीव का निर्माण कर लेता है। बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। और उसी पार्थिनोजेनेसिस या एकल मैथुन के फलस्वरूप विशाल संख्या में मक्खियों का उत्पादन भी संभव था। लिंगों का विभेदन भी स्पष्ट था। इसमें मेल फ्लाई जो थी वो स्मॉल होती थी, फीमेल फ्लाई जो होती थोड़ी उससे बड़ी होती थी या बिग होती थी। इनमें लिंगों का विभेदन भी स्पष्ट था, मतलब सेक्स डिटरमाइन आसानी से किया जा सकता था। पांचवा बात यह था कि इनमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे, जेनेटिक वेरिएशंस बहुत अधिक थे इनमें। कौन किस तरह से थे कि कुछ मक्खी जो है लाल आंखों वाली थी, तो कुछ भूरी आंखों वाली थी, कुछ सफ़ेद आंखों वाली थी, पंखों में भी छोटा और बड़ा का होना था, साइज में छोटे और बड़े का होना था। इस तरह से कई जेनेटिकल वेरिएशंस इनमें दिखाई पड़ते थे, जिसके आधार पर रंगों का, बॉडी कलर पर, आई कलर पर, पंखों के आकार पर 3 मुख्य जेनेटिक वेरिएशंस को लेकर उन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और इनकी क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूफ किया। तो ये प्रश्न भी आता है कि कौन वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किस वैज्ञानिक ने किया, थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन ने किया। उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना प्रयोगों के लिए, तो ये पॉइंट्स जो हैं आप नोट कर लीजिए।